एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 49 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 2025 के लिए शानदार आपका पूरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। ढेर सारा आपको कॉन्सेप्ट थ्योरीज ऑलरेडी आपको क्लव्य बैच में दे दिया गया है। आप यूट्यूब पे जाइए और भरपूर फायदा उठाइए। ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम केमिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस करेंगे और ये सेट प्रैक्टिस 9 होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 10 सेट प्रैक्टिस करा देंगे। 9 हमारा सेट प्रैक्टिस है। जैसे हम 10वां सेट प्रैक्टिस में जाएंगे उसके बाद फिर अपना फिजिक्स का जो सेट प्रैक्टिस है वो हम आपको ला करके दे देंगे। और चूंकि ये जो सेट प्रैक्टिस है ये 2021 के पहले का सेट प्रैक्टिस है और 2021 के पहले 70 क्वेश्चन नहीं आता था, उसमें आपको 42 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें आपको 42 क्वेश्चन ही मिलेगा। तो पेन और पेपर ले लीजिए, फिर भी 42 में आप देखिए कि आपसे 35 बनता है कि नहीं, क्योंकि पहले 42 में 35 बनाना होता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। Mg है, G है, कॉपर, इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि सभी के सभी धातु होते हैं और धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। अब ये सबको पता है कि ग्रुप 14 का जो एलिमेंट होता है वो अर्धचालक होता है। वो उसका नाम क्या है, तो सिलिकॉन। ये अर्धचालक की तरह होता है और ये सिलिकॉन जो होता है ये भाग लेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा पूरा का पूरा 10 मेरा प्रैक्टिस सीरीज कर लिया केमिस्ट्री का, तो आने वाला जो पेपर होगा, चाहे वो 2025 का हो, चाहे वो 2026 का हो, चाहे वो 1947 का हो पेपर, चाहे 2047 का हो, कहीं का भी पेपर हो, पूरा का पूरा 70 में से 35 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब यही क्वेश्चन कितना बार आया है, क्योंकि मैं ये 9वां सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूं और ये क्वेश्चन करीब करीब 6 से 7 सेट में आया है। देखिए, निम्न में से कौन सी इकाई सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। और नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी में टेम्परेचर होता है। मोलारिटी का फॉर्मूला भी टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब मोलालिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमेशा केजी में लिया जाता है। तो इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं। अब ये वॉल्यूम है नहीं तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। और सवाल हमसे यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि मोलालिटी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी मोललता, ये सही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको रिपीटेड ही मिलेगा। तो यही है कि अगर आपको सब कुछ आता है तो अगर आप इंटू 2 के स्पीड में देखिएगा तो आपका रिविजन हो जाएगा अच्छा से, क्योंकि बहुत ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस याद होगा बट ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते होंगे। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद हो जाएगा अगर आप इंटू 2 में देखते हैं तो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सोडा वाटर क्या होता है। तो सोडा वाटर, अब इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जल में CO2 गैस का विलयन, CO2 गैस का गैस में विलयन, ठोस में जल का विलयन, इनमें से सभी। जो क्वेश्चन है ये काफी यूनिक क्वेश्चन है, ठीक। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। सोडा वाटर जो होता है वो जल में CO2 गैस का विलयन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस इन वाटर। तो यही सोडा वाटर होता है। बाकी बी, सी और डी नहीं होगा। अब आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसमें से चलो ना ऑप्शन डी टिक कर लेते हैं। इनमें से सभी हमेशा सही नहीं होता है, जैसे कि यही देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है मेटलर्जी चैप्टर से। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब आयरन जो होता है उसको जंग से बचाने के लिए उसमें लेड ऑक्साइड का परत लगाया जाता है। अब यहाँ पे लेड का बहुत सारा ऑक्साइड है। अब किस ऑक्साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे Pb3O4 का यूज किया जाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा लेड का +8/3। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगने से निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। अच्छा, मतलब ये बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। किसकी वजह से लोहा पर जंग लगता है। ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर, डिस्टिल्ड वाटर, ऑक्सीजन एंड CO2। बहुत इजी क्वेश्चन है, 6-7 क्लास का क्वेश्चन है ये। मॉइस्ट एयर होता है आर्द्र आयु, कहने का मतलब कि ह्यूमिड जो एयर होता है जिसमें पानी की भी मात्रा होती है, उससे लोहा में जंग लगता है जल्दी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। अब जानते हैं कि फ्लोरीन जो होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बात करेगा। अगर
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेगा तो उसका आंसर लिथियम होगा। और जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है वो सबसे दुर्बल अवकारक भी होता है, ये बात याद रखना है। तो फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है तो फ्लोरीन दुर्बल अवकारक भी है। चलिए, धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेटालिक बॉन्ड इज मेटल में पाया जाएगा, क्या है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेटालिक बॉन्ड इज फाउंड, मेटल, नॉन मेटल, कॉमन सॉल्ट, वाटर। नहीं, मेटल में मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि हीरा हो गया। निम्न में से कौन सीनेबार है? देखिए HGS को सीनेबार कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये सीनेबार है और यही सीनेबार जिसको सिंदूर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सीनेबार। बाकी PBS को गैलिना कहते हैं। ऑक्सीजन के बेहतर कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, अब 1s2 2s2 2p4, तो बेहतर कक्षा यही है, तो 2s2 2p4 2s2 2p4 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम धातु के बेहतर कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। अब 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8, 2, तो सबसे बाहर वाला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है, देखिए ये होता है इसका और ये होता है पी का, और इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल। तो इसको बोलते हैं स्फीयर, इसका जो शेप है ये स्फीयर के जैसा है, ये है डम्बल के जैसा, और इसको कहते हैं डबल डम्बल, डबल डम्बल। तो एस पी डी। अब एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, और डी के पास 5 होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। स्फीयर है उसका शेप, ये डम्बल के जैसा है और ये डबल डम्बल के जैसा है, तो पी ऑर्बिटल बोला है, इसका आंसर डम्बल होगा, सो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? तो Na2CO3 को कास्टिक सोडा कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कास्टिक सोडा या धोने का सोडा, इसको धोबिया सोडा भी कहा जाता है। पोटासियम है, देखिए पोटासियम का पहले फॉर्मूला क्या होता है, सो देखिए पोटासियम को फिटकिरी भी कहते हैं, फॉर्मूला होगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। यह पोटासियम होता है, कैसा सॉल्ट है? डबल सॉल्ट है। रीजन क्या है कि पोटासियम को जैसे हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जैसे हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएंगे और ये अपने प्रॉपर्टीज को लॉस कर देते हैं। यहाँ से K प्लस अलग मिल जाएगा, सल्फेट आयन अलग मिल जाएगा, अल्युमिनियम प्लस अलग मिल जाएगा और 24H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए डबल सॉल्ट है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का खासियत होता है कि जब इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाता है तब ये अपना प्रॉपर्टीज नहीं खोता है, ये अपना गुण को मेंटेन रखे हुए रहता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पोटासियम एक डबल सॉल्ट है। सिंपल कंपाउंड तो सोडियम क्लोराइड होता है। हीरा में कार्बन का प्रसंकरण कितना होता है? तो हीरा में जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन का मान होता है, जैसे कि हीरा का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका क्या नाम है? अब आपको भी पता है, बेंजीन रिंग पर जैसे ही OH आएगा इसको फिनॉल कहेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बेंजीन किसको नहीं पता है कि बेंजीन ऐसे होता है, ठीक, और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फॉर्मूला C6H6। अब जानते हैं एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड हुआ? 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है? दोनों तो फास्फोरस ही है, उसको अप्रूव बोलते हैं, एलोट्रॉप्स होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए एल्युमिनियम जो होता है ये भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। FCl एवं Br को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन सी, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इथीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप जानते हैं कि इथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो कमेंट में जरा मेंशन कर दीजिए।
मैं आपको बता देता हूँ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है इथिन से पॉलिथीन बनाने के लिए। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइन के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? देखो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है, बेंजीन रिंग है COONA, इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट। और देखिए इसको सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। अब सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन कराना है सोडा लाइम। तो सबसे पहली बात है कि सोडा लाइम क्या होता है ये आपकी पहचान करना पड़ेगा। अब सोडा लाइम देखिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब ये पूरा कंपोजिशन को सोडा लाइम कहा जाता है। तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और इस पूरे कंपोजिशन को जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म होता है किसी भी चीज के साथ तब उसको सोडा लाइम कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा कंपोजिशन क्या है, ये सोडा लाइम है। अब सोडा लाइम के साथ जैसे ही रिएक्शन करता है यहाँ पे बेंजीन मिल जाएगा। नॉर्मल सा बात, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट है इसमें भी वही प्रोडक्ट आएगा। ये फिनॉल है, बेंजीन OH। अब इसमें डालेंगे जिंक डस्ट। अब फिनॉल में जैसे जिंक डस्ट डाल देंगे यहां पर बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन कहाँ है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेंजीन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस है? तो नोबल गैस जानते होंगे, ग्रुप 18 को कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो नियॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब होता है कि जो आसानी से सड़ गल जाता होगा। नाइलॉन 6,6 बिल्कुल नहीं है, ये तो है ही नहीं। PVC भी नहीं है, बेकेलाइट भी नहीं है, सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज जो होता है वो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? अब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराना है। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तुरंत मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, अब इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। इस पे निकालना है तो X मान लेते हैं, और H2O को एक्वा बोलते हैं। एक्वा एक न्यूट्रल लिगेंड है, और NO पर होता है -1 चार्ज, और इसकी संख्या है 1। उसके बाद SO4 है, SO4 पर होता है -2 बराबर 0। 1 से बराबर आ जाएगा +3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? मतलब जो चिलेट लिगेंड का निर्माण करता है उसको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। 1,2 इथिलीन डाइमीन, यही चिलेटिंग लिगेंड है। इसको शॉर्टकट में EN कहा जाता है। यहां पर NH2 है और यहां पर NH2 है, इसके पास लोन पेयर होता है, और यहां पर रहेगा सेंट्रल मेटल एटम। ये लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा और ये लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा। तो दुनिया के जितने भी लिगेंड होते हैं सब पे सब लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं सब पे सब लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो मतलब ऐसा समझिए जैसे कि किसी को हक किया जाता है तो जस्ट लाइक यही लोन पेयर जाएगा और सेंट्रल मेटल एटम को ऐसे हक कर लेगा अपने चारों तरफ से। तो जैसे ही ये उसको पकड़ता है एक रिंग का निर्माण हो जाता है, और उसी रिंग को चिलेट रिंग कहते हैं। चिलेट भी कहा जाता है, किलेट भी कहा जाता है, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, बट ज्यादा चिलेट ही फेमस है। तो इसमें चिलेट रिंग बन गया है। अब ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने मेंबर का चिलेट रिंग बना है? 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर चिलेट रिंग है। ठीक, इसको क्या कहेंगे? 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग। उसी प्रकार से एक इडिट ये भी होता है, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। अब वहां पे जाइएगा तो वहां पे 6 मेंबर का चिलेट रिंग बनता है,
और आपको बता दें कि जो 5 मेंबर वाला इलेक्ट्रिक रिंग होता है वो 6 मेंबर वाला से कम स्टेबल होता है। और पूरे का पूरे केमिस्ट्री में जहां कहीं पर भी रिंग बनेगा वहां पे 6 मेंबर वाला जो भी रिंग बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब चीज एकदम मेंटेन रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इथिलीन डायमीन, जिसको शॉर्टकट में ईएन भी कहते हैं। और ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है देने के लिए। नेक्स्ट, अब एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो जिस पर निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं, और C2O4 को बोलते हैं ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो पर चार्ज होता है -2 और उसकी संख्या है 3 और ओवरऑल है -3 चार्ज। तो x -6 बराबर -3, तो x बराबर -3 + 6 यानी कि x बराबर हो जाएगा +3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? अब फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है जिसको हम 3D सीरीज भी बोलते हैं वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब देखिए, अब इसके लिए अगर आपको डायरेक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिक क्या है? सुनो तुम भी, सुनो तुम भी करो मुझसे प्यार, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ठीक है, ये न्यूमेरिक है, बड़ा ही खतरनाक न्यूमेरिक है एकदम। ऐसा न्यूमेरिक तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। अगर ऐसा न्यूमेरिक याद नहीं होता है तो फिर क्या याद होगा? सुनो तुम भी मुझसे करो, नहीं, सुनो तुम भी करो मुझसे प्यार, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। सुनो मतलब स्कैंडियम, तुम मतलब टाइटेनियम, भी मतलब वेनेडियम, करो मतलब क्रोमियम, मुझसे प्यार मैग्नीज, और ये ऐसे ही आ गया है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, ये जस्ट लाइक चोखा चटनी का काम कर रहा है। और फिर मतलब Fe आयरन, कोई मतलब कोबाल्ट, नहीं मतलब निकेल, कहेगा मतलब कॉपर, जानू मतलब जिंक। सुनो तुम भी करो मुझसे प्यार, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज का है। अब सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? अब इसी को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि पहली संक्रमण तत्व। अब देख लीजिए, आयरन तो है, एजी नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एजी नहीं है। क्रोमियम भी है, निकेल भी है, तो एजी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया। CO एक कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसपे चार्ज 0 होता है। अब यहां पर इसकी संख्या 4 है और इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिना पेन उठाए हुए भी बना सकते हैं इसको। HCF4 का आकार क्या होता है? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। HCF4 का आकार देखिए, इसमें निकालते हैं THOASN, पता होगा, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल या स्टैटिक नंबर। अगर अभी तक मेरा लेक्चर देखते आ रहे हैं सेट प्रैक्टिस का, या कहीं से भी आपको हाइब्रिडेशन का मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा, मंजिल में आपको मिल जाएगा। तो SN का मतलब होता है स्टेरिक नंबर, THO का मतलब होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका फॉर्मूला होगा 1/2, सेंट्रल एटम है 8 प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम, 8 4 12/2 कितना हो जाएगा 6। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अब sp3d2 है तो स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रल होगा, लेकिन हमसे तो पूछा है शेप। अब कभी कभी स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री इसमें लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा, शेप बोला है पहले इसको अरेंज कीजिए। ठीक है, फ्लोरीन वहां जाएगा जहां पर रिपल्सन कम होगा, तो यहां पे रहेगा लोन पेयर, यहां पे रहेगा लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर जो है ये एक्सियल पोजीशन पर रहना यहाँ पे पसंद करेगा, और ये जो चारों के चारों फ्लोरीन है इक्विटोरियल पर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब जानते हैं शेप लिखते समय लोन पेयर को हटा देते हैं। लोन पेयर को हटाइएगा तो जेनॉन, एक इधर फ्लोरीन, एक नीचे, एक इधर, एक नीचे, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ग कर लिया। ठीक, निम्न में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करती है? एक H2SO4 है ना, ओलियम का पहले फॉर्मूला आप जान लीजिए क्या होता है। ओलियम का फॉर्मूला होता है
H2O7, ये ओलियम का फॉर्मूला है। अब ओलियम का निर्माण किया जाता है कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने के लिए। अब पहले आप क्या कीजिए कि H2SO4 में देखिए किसको ऐड करने से ये डायरेक्ट मिल जाएगा, मतलब डायरेक्ट जैसे ऐड किया जाता है ना नॉर्मल, H में जोड़ेंगे तो H2 होगा, वैसे ही ऐड करके देख लीजिए। तो SO2 ऐड कीजिएगा तो हाइड्रोजन तो ठीक है, H2SO4 में हाइड्रोजन ठीक रहेगा, सल्फर तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 4 2 6 ही रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 7। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। SO3 को ऐड कर लिया जाता है क्योंकि H2SO4 जो है, H2SO4 में जैसे हम SO3 को ऐड करेंगे तुरंत हमें ओलियम मिलना चाहिए H2SO7, जो कि ऑप्शन सी में करेक्ट लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए, फेन प्लावर विधि द्वारा किसका सल्फाइड यस्क होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लोहे का प्रमुख यस्क क्या है, लोहे का प्रमुख यस्क, अब ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया। लोहे का प्रमुख यस्क, अब FeCO3 है, Fe3O4 है, Fe2O3 है, मतलब हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, FeCO3 भी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे लोहे का यस्क है, द चीफ ओर ऑफ आयरन। लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें सस्ता कौन है सबसे पहले, मैग्नेटाइट है कि हेमेटाइट। कंफ्यूजन आता है, आप एग्जाम में जाओगे और आपको लगेगा कि यार इसका आंसर तो तीनों से होना चाहिए, ऑप्शन ए बी सी तीनों से होना चाहिए, क्योंकि तीनों का तीनों लोहा का यस्क है, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए Fe3 जो है इसको कहा जाता है मैग्नेटाइट और ये है हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में जो हेमेटाइट होता है वो इजीली अवेलेबल होता है और ये सस्ता भी होता है, इसीलिए इसका आंसर सी करेक्ट होगा। तो ये जो Fe2O3 है इसको हेमेटाइट कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये चीफ मतलब कि इजीली अवेलेबल होता है। HCOH का यूपीसी नाम क्या होगा, अब गलती से भी फॉर्मिक एसिड टिक मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो होता है इसका कॉमन नेम होता है जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका यूपीसी नाम जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्केनोइक एसिड के अनुसार लिखा जाएगा। चूंकि इसमें कार्बन एक है तो एल्केनोइक मतलब मिथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कीटोन का अवकरण एकदम लाजवाब क्वेश्चन है और आपको बता दे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सबको रिड्यूस कर देता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, समझिए कि ये सबका बाप है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम याद रखिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिख नहीं रहे लेकिन बोल करके आपको बता रहा हूं कि इसका नाम LAH लाह मतलब कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। NaBH4 को SBH कहा जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड कहा जाता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग स्पेलिंग देख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड कहने का मतलब होता है वीक, या आप इसको स्पेसिफिक भी कह सकते हो। ये सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है, बाकी इसके बाद के कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो इसके द्वारा रिड्यूस हो जाए। लेकिन ये सबका बाप होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सबको रिड्यूस कर देगा। चाहे आप इसके सामने एमाइड को लाइए, चाहे आप इसके सामने एसिड को लाइए, चाहे आप इसके सामने एसिड क्लोराइड को लाइए, चाहे एसाइल क्लोराइड को लाइए, चाहे एसिड एनहाइड्राइड को लाइए, वो सबको रिड्यूस कर देगा। एकदम आंख बंद करके आप रिड्यूस करके आप सवाल लिख दीजिएगा। अब देखिए बोला क्या है, कीटोन का अवकरण कराना है तो कीटोन का जैसे रिडक्शन कराते हैं 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। कहा गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर एल्डिहाइड होता और उसका रिडक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कॉपर का मुख्य यस्क क्या है, कॉपर पेराइट। कहा गया, ऑप्शन ए कॉपर पेराइट। फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2। कॉपर ग्लास बिल्कुल नहीं होगा, Cu2S होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसको ऐसे भी लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मेन चेन में 3 कार्बन है और ये कीटोन ग्रुप का है तो एल्केनॉन होता है यूपीएससी नाम, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको फर्दर और किसी भी आयंस में या किसी भी मॉलिक्यूल्स में नहीं डिसोसिएट कर सकते हैं। 42,
अब क्या है वो CH3COOH कैसा बेसिक है? मोनोबेसिक अम्ल है कि डाइबेसिक अम्ल है कि ट्राइबेसिक अम्ल है कि उपयुक्त सभी है? मोनोबेसिक अम्ल है, क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप है। जिसके पास एक से ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं डाइबेसिक, 2 रहता है डाइबेसिक, 3 रहता है ट्राइबेसिक, बहुत सारा होगा 3 से ज्यादा होगा पॉलीबेसिक, यहाँ एक ही है तो मोनोबेसिक। देन खत्म। तो पहले के सेट में 42 क्वेश्चन ही आते हैं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ऑल द बेस्ट।